ब्राजील में 6 और 7 जुलाई को हुआ 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक खास इवेंट रहा। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार और भू राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। ब्रिक्स देशों ने आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाने और विकासशील देशों के हितों को मजबूती से उठाने पर जोर दिया। इस समिट में कई अहम समझौते हुए, जिनमें व्यापार को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नई पहलें शामिल हैं। इस पर और ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह, जो देशबंधु कॉलेज में ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं। साथ ही उनकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विशेष पकड़ भी है। नमस्कार डॉक्टर अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ब्राजील में जो 17वीं ब्रिक्स समिट हुई है, उसका कुल मिलाकर मकसद क्या था और इस बार के ब्रिक्स घोषणा पत्र में क्या क्या अहम बातें शामिल की गई हैं? देखिए, ब्रिक्स समूह जो है वो लंबे समय से विकासशील देशों का एक इम्पॉर्टेंट फोरम बनने का प्रयास कर रहा है। अगर हम देखें तो उसके 11 मेंबर्स हैं और लगभग 40% के पास आबादी दुनिया की इनके पास है और हाफ ऑफ द जीडीपी पे इनका कंट्रोल है। जो ब्रिक्स का सम्मेलन रियो में हो, उसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया में, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद से, एक यूनिलैटरल पॉलिसी की ओर ज्यादातर देश बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो ब्रिक्स सम्मेलन हाल में हुआ है, इसका एक प्रयास था कि कैसे जो मल्टीलैटरल पॉलिटिक्स है और जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुपक्षीय आर्थिक समूह है जिसमें ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण है, उसको कैसे स्थापित किया जाए, उसकी कैसे प्रासंगिकता को बढ़ाया जाए। तो एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये था कि इस यूनिलैटरलिज्म के दौर में किस प्रकार से ब्रिक्स एक मल्टीलैटरल फोरम के रूप में उभर कर सामने है। दूसरी प्रमुख बात ये थी कि जो ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन का जो एजेंडा है, जो विकासशील देशों के बीच बेहतर आर्थिक सहयोग हो, बेहतर निवेश हो, बेहतर राजनीतिक समझ हो, इस एजेंडे को लेकर भी ब्रिक्स काम कर रहा है। और आप थीम को देखेंगे 2025 की, जिस जो थीम को एक्सेप्ट किया गया था, तो उसमें भी ये साफ झलकता है कि ब्रिक्स एक ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन और डेवलपिंग कंट्रीज का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनने की दिशा में काम कर रहा है। हम देखते हैं कि ब्रिक्स समूह लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की बात करता रहा है। इस बार की समिट में ग्लोबल साउथ से जुड़े किन मुद्दों पर बातचीत हुई और क्या ब्रिक्स इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा पाया है? देखिए, अगर हम घोषणा पत्र को देखेंगे और जो 2 दिनों की चर्चा हुई, उसमें 3-4 बातें महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात है कि क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी को लेके जिस प्रकार से विकासशील देशों के साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को अपनाया जाता है, ट्रेड के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के मामले में, वो एक इंपॉर्टेंट एजेंडा रहा है। अगर आप देखेंगे तो कार्बन बॉर्डन CBAM करके एक टैक्स लगाती है यूरोपियन यूनियन, जिसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे उत्पादों को जो विकासशील देशों के हैं, उनको यूरोप में आने से रोका जाता है। तो उस संबंध में भी ब्रिक्स ने एक प्रयास किया कि भाई जो CBAM उसको कंडेम किया जाए और यूरोपियन यूनियन से निवेदन किया गया, इस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि इससे विकासशील देशों को बहुत नुकसान होता है। दूसरा विषय है कि जो सप्लाई चेन्स है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है, उसको और ज्यादा रिलायबल और ज्यादा मजबूत किया जाए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज इन सप्लाई चेन्स में मेजर स्टेक होल्डर हो सकते हैं। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। इसके साथ साथ ग्लोबल हेल्थ रिफॉर्म्स को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, इन विषयों पर भी बातचीत हुई है और इन विषयों को भी डिस्कशन में रखा गया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिक्स समूह आने वाले दिनों में अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इस पर आपके क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि ब्रिक्स पश्चिमी देशों की वैश्विक शक्ति को कम कर पाएगा? जी बिल्कुल, जब ब्रिक्स का उदय हुआ था तो इसका एजेंडा यही था कि किस प्रकार से हम एक डेवलपिंग कंट्रीज के सहयोग से एक नॉन वेस्टर्न इकोनॉमिक ऑर्डर को स्थापित कर सकें, और उस दिशा में काम भी हुआ है। अगर आप ब्रिक्स बैंक का इतिहास देखेंगे, ब्रिक्स देशों में सहयोग का देखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे मामले, ह्यूमन डेवलपमेंट पे कॉपरेशन है, क्लाइमेट चेंज पे कॉपरेशन है, और ब्रिक्स बैंक ने सहायता भी की। लेकिन मुझे लगता है कि अभी और ज्यादा काम किया जाना जरूरी है। एक जो बड़ी समस्या ब्रिक्स के सामने है कि वो है कि किस प्रकार से आर्थिक संसाधनों को जुटाया जाए, क्योंकि आपने देखा कोविड के बाद पूरी दुनिया में मंदी का असर। दूसरी बात यह कि जो भी हाल का घोषणा पत्र आया है, जिसमें ब्रिक्स के देशों ने टेररिज्म को लेके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, काउंटर टेररिज्म को लेके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। साथ ही CCIT, जो कि ग्लोबल टेररिज्म को फाइनेंसिंग के बारे में एक इंटरनेशनल पैक्ट है, जिसकी भारत वकालत कर रहा है,
उसके बारे में भी बहुत एक स्ट्रांग मैसेज दिया है ब्रिक्स डिक्लेरेशन ने। लेकिन शायद और जो देश हैं ब्रिक्स के, उनकी इस मामले पे उतनी ज्यादा सहमति या उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ब्रिक्स आने वाले समय में एक नॉन वेस्टर्न प्लेटफॉर्म बनेगा। और ब्रिक्स ने इस बात पे फोकस किया है कि दुनिया के देश कहीं ना कहीं जो डबल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं और जो एक्सक्लूसिव पॉलिसी ब्रिक्स कंट्रीज के खिलाफ अपना रहे हैं, उनको कैसे खत्म किया जाए। लेकिन मुझे लगता है अभी भी ब्रिक्स के सामने मेजर चुनौती यूनिलेटरल वर्ल्ड वर्सेस मल्टीलैटरल वर्ल्ड की, इस प्रकार से वो इकोनॉमिकली रेलेवेंट हो, और इकोनॉमिकली रेलेवेंट होने के बाद ब्रिक्स एक पॉलिटिकली रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, जिसमें सभी ब्रिक्स मेंबर्स का सहयोग जरूरी है, भारत, चीन, रूस और बाकी और सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी अपना समय देने के लिए। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।